हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी यूनिट सेकंड का चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, हमने प्लेस ऑफ सप्लाई एंड मीनिंग ऑफ सप्लाई कंप्लीट कर लिया था एंड इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ना वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जीएसटी का जो ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि वो कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसी पर्सन पे अराइज हो गई है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। तो हम पहले से बाइफरकेट करेंगे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद गुड्स में भी हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड फॉर बाउचर। ठीक है, देन उसके बाद सर्विस को भी हम बाइफरकेट करेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड बाउचर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे और इसके अलावा भी एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कोर रूल है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का इन केस ऑफ गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आई होप आपको पिछली वीडियोस देख के ये बात तो समझ आ गई है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो कोर रूल ये था कि इन दोनों डेट में से, ये जो दो डेट लिखी हैं, इन दोनों डेट में से जो भी पहली डेट है, जो भी पहले होगी, ठीक है, अर्लियर वन, वो ही टाइम ऑफ सप्लाई होती है। अभी कौन सी दो डेट हैं? तो पहली है एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन सप्लायर ने एक्चुअली जो है टैक्स इनवॉइस इशू करा है, या फिर लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। अब मान लो सप्लायर थोड़ा आलसी था, ठीक है, उसने टैक्स इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा। ठीक है, तो दूसरी डेट क्या होती है? लास्ट डेट ऑफ इशू द इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने की जो लास्ट डेट होती है, ठीक है, द लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज लीगली रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर द सेक्शन 31 फॉर अ नॉर्मल सप्लाई इन्वॉल्विंग अ मूवमेंट, टिपिकली द डेट ऑफ गुड्स आर रिमूव्ड एंड डिलीवरी। देखो, अब यहाँ पे ये जो सेक्शन 31 की बात हुई है ना, मैंने आपको बोला कि लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। अब डिफरेंट केसेस हम अंडर सेक्शन 31 पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से केस में लास्ट डेट ऑफ इशू द इनवॉइस कौन सी होती है। ठीक है, बट उससे पहले ना थोड़ा सा और डिटेल में कुछ हमें पढ़ना है। वो क्या है? नोट टू एक्सटेंट ऑफ सप्लाई। देखो, सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन मेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट कवर्ड बाय स्पेसिफिक इनवॉइस। मतलब हम ये मानते हैं कि एक इनवॉइस के अंदर जितनी क्वांटिटी लिखी होगी ना, उतने का ही सप्लाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1000 kg ऑफ गुड्स हम सप्लाई करेंगे, बट इनवॉइस के अंदर सिर्फ 600 kg ऑफ गुड्स के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला रूल है ना, वो सिर्फ 600 kg पर ही लगेगा, 1000 kg पे नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्रूशियल एग्जेम्पशन है। देखो, पहले क्या होता था, जो ओरिजिनल लॉ था उसने ये कहा था कि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए हमें अर्लीस्ट ऑफ इनवॉइस डेट, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी लेनी होती थी। ये एक तीसरी डेट भी हमें कंसिडर करनी होती थी। लेकिन जब से ये नोटिफिकेशन आई है, इसने एक मेजर रिलैक्सेशन दिया है। क्या? बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन डेट ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड फॉर डिटरमाइनिंग अ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर अ रेगुलर सप्लाई फॉर गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जब से ये नोटिफिकेशन आई है ना, तो हम अब डेट ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। किस केस में? जब हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंडर गुड्स के रिगार्डिंग हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ना कुछ एग्जेम्पशन भी है। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने कंपोजिट स्कीम को चूज किया है अंडर द सेक्शन 10। अभी कंपोजिट स्कीम क्या होता है, ये मीनिंग ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, या फिर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफिक एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई करी है, तो उस केस में ये जो रिलैक्सेशन है ऊपर वाली, वो नहीं मिलेगी और तीनों डेट को कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तो हम सिर्फ दो डेट को कंसिडर करते हैं, बट अगर कंपोजिट सप्लाई है या ये वाली चीज़ है तो तीनों डेट को कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमें पता चल गया है कि गुड्स के केस में अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हमें दो डेट देखनी होती है। कौन सी? एक्चुअल डेट ऑफ इशू द इनवॉइस और दूसरा क्या है? लास्ट डेट ऑफ इशू द इनवॉइस। अब सेक्शन 31 हमें बताएगा कि कौन से केस में लास्ट डेट कौन सी होती है। तो जरा इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, केस नंबर 1 क्या कहते हैं? नॉर्मल सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब नॉर्मल सप्लाई है यहाँ पे और गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं। इफ द सप्लाई इन्वॉल्व द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लाई टू द रिसिपेंट, तो उस केस में जो ड्यू डेट होती है इनवॉइस की इज बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब देखो, मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल करे मिस्टर वाई को, और मिस्टर एक्स ने ये जो गुड्स थे वो डिस्पैच कर दिए अपनी फैक्ट्री से मिस्टर वाई के प्रेमिसेस के लिए 10 अगस्त 2024।
तो जो डेट होगी ना, ड्यू डेट ऑफ इशू द इनवॉइस, वो कौन सी होगी? इस 10 अगस्त से पहली कोई डेट या 10 अगस्त, ठीक है। इट्स बिफोर और एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए हैं, डिस्पैच हुए हैं, वो वाली डेट या उससे पहली वाली कोई डेट, ठीक है। सेकेंड केस आता है नॉर्मल सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम शोरूम पे जाते हैं, शोरूम पे जाने के बाद हम वहीं पे मान लो कोई ऐसी छोटी चीज़ खरीद रहे हैं जैसे चार्जर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है गुड्स का? नहीं, हम खुद से जाके सामान खरीद रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? ओवर द काउंटर से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ड्यू डेट रिमाइंड करने के लिए, ड्यू डेट क्या होती है? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अ गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपेंट, मतलब जिस टाइम पे हमें गुड्स हैंड ओवर कर दिए गए वो ही ड्यू डेट होती है, ठीक है। मान लो अब इसका भी एग्जांपल है कि मिस्टर बाय अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम मिस्टर एक्स शोरूम, डिलीवरी इज मेड राइट देयर एट द शोरूम, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? बिफोर और एट अ टाइम ऑफ मोबाइल इज हैंड ओवर टू मिस्टर वाई। क्या मोबाइल जिस टाइम पे हैंड ओवर करा वो, या उससे पहला वाला टाइम? जिस टाइम पे गुड्स अवेलेबल कराए जाते हैं किसी पर्सन को, वो वाला पॉइंट, या उससे पहली कोई डेट, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। अब पढ़ते हैं तीसरा केस। तीसरा केस है कॉन्टिन्यूस सप्लाई का। जब गुड्स को कंटिन्यूसली सप्लाई कर दिया जाता है और जो पेमेंट है वो पीरियडिकली, मतलब एक पीरियड के बाद सेटल होती है, लाइक मंथली होगी या फिर क्वार्टरली होगी या वीकली होगी, ऐसे होगी। तो ड्यू डेट क्या होती है? पीरियडिकल स्टेटमेंट जिस दिन इशू हुआ वो वाला टाइम या उससे पहले कोई भी, ठीक है, या फिर रिसिप्ट ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट जिस टाइम पे मिल गया। अब इसका एग्जांपल देखो, एक्स एंड वाई एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एक्स सप्लाई गुड्स एवरी मंथ। एक्स जो है गुड्स एवरी मंथ वाई को सप्लाई करता है, और जो फाइनल पेमेंट होता है वो एट द एंड ऑफ क्वार्टर होता है, क्वार्टर के एंड पे होता है। अब ये जो क्वार्टर 30 सितंबर को बीता है, उसका इनवॉइस एक्स ने रेज किया, उसका जो पीरियडिकल स्टेटमेंट था वो एक्स ने 10 अक्टूबर 2023 को रेज किया। तो डेट, ड्यू डेट क्या होगी इनवॉइस इशू करने की? तो ड्यू डेट क्या होगी? 10 अक्टूबर, बिफोर और एट अ टाइम ऑफ इशू ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट, या तो 10 अक्टूबर या इससे पहली कोई डेट, ठीक है। मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में क्या होता है, गुड्स जो है बार बार सप्लाई करे जाते हैं, लेकिन जो पेमेंट होता है वो पीरियडिकल होता है, ठीक है। तो एक्स ने वाई को गुड्स सप्लाई करे, ठीक है, जो फाइनल सेटलमेंट था वो क्वार्टरली होता था। तो सितंबर 30 का जो सेटलमेंट है या पीरियडिकल स्टेटमेंट है वो 10 अक्टूबर को रेज किया, तो ड्यू डेट क्या होगी? 10 अक्टूबर या इससे पहली वाली कोई डेट। अब आते हैं हमारे फोर्थ केस पे। फोर्थ केस क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल्स और रिटर्न। कई बार क्या होता है कि गुड्स कस्टमर को भेज दिए जाते हैं अप्रूवल बेसिस पे। अप्रूवल बेसिस पे मतलब क्या है कि वो अगर पसंद आए तो उसे खरीद सकते हैं, नहीं पसंद आए तो उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो इस केस में इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या होती है? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट। कौन सी दो डेट? पहला बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब मान लो चिंटू को मिंटू ने गुड्स भेजे, ठीक है, चिंटू को, ये चिंटू है, चिंटू को मिंटू ने गुड्स भेजे, ठीक है, अप्रूवल बेसिस पे। अब चिंटू ने 10 दिन बाद ही गुड्स को अप्रूव कर दिया कि हाँ ये गुड्स मुझे पसंद है और ये सामान ना मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो वो डेट कौन सी होती है? बिफोर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब मान लो चिंटू को जो गुड्स भेजे थे ना मिंटू ने, चिंटू ने कोई जवाब ही नहीं दिया और 6 महीने बीत गए, तो फिर ड्यू डेट क्या होगी? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। जिस दिन गुड्स रिमूव हो गए उसके 6 महीने बाद की जो डेट है वो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बन जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर चिंटू ने 6 महीने कोई सामान रख लिया है तो इसका मतलब है कि उसे वो पसंद आ ही गया। अब इसका एग्जाम्पल और एक समझते हैं। गुड्स वॉज रिमूव एंड सेंट टू द कस्टमर ऑन 1 जुलाई 2023। द 6 मंथ पीरियड एंड ऑन 1 जनवरी 2024, ठीक है। इफ़ द कस्टमर एक्सेप्ट द गुड, अगर कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया और हमें बता दिया कि हाँ भाई हमें ये, मुझे सामान पसंद है, ये सामान मैं रख रहा हूँ, तो गुड्स ने कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया था 1 नवंबर को, तो ड्यू डेट जो है वो 1 नवंबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर ने कोई बात हमें बताई नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो इस केस में हम क्या करेंगे? ड्यू डेट ऑटोमेटिकली 1 जनवरी 2024 बन जाएगी, मतलब 6 महीने बाद की। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। गुड्स का फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और इसकी पूरी जो समरी है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी पूरी समरी बहुत ही डिटेल में इस चार्ट में मैंने इन्वॉल्व कर दी है, पूरी डिटेल में लिख दी है। अगर आपको रिविजन करना होगा ना तो बस इसको खोलना और डिटेल में पढ़ लेना।
अब चलते हैं हम गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी हमने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा है, अब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड मैं ये विश कर रही हूँ और होप कर रही हूँ कि आप लोग जो है पहली की सारी वीडियोज़ देख कर ही आए हैं, क्योंकि अगर आप बीच से वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं ना वो फ्लिप हो जाते हैं। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है जीएसटी पे करने की वो रिसिपेंट पे आ जाती है ऑफ गुड्स रेदर देन अ सप्लायर, बिकॉज रिसिपेंट लाइबल होता है। तो ये जो रूल्स हैं, पहले जब हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रूल्स पढ़ रहे थे तो वो सारे ना टूवर्ड्स सप्लायर सेंट्रिक थे, बट अब हम जितने रूल्स पढ़ेंगे ना वो सारे रिसिपेंट सेंटर होंगे। रिसिपेंट मतलब जिसको गुड्स मिलते हैं, ठीक है। तो कोर रूल ये है कि इन तीनों डेट में से जो भी सबसे पहली डेट होगी, अर्लियर डेट होगी, वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगी। अब कौन कौन सी डेट है? पहली है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन रिसिपेंट को या रिसीवर को गुड्स फिजिकली रिसीव हुए, वो वाली डेट। दूसरी डेट ऑफ पेमेंट, मतलब ये वो डेट होती है जिस दिन जो रिसिपेंट है उसने गुड्स के लिए पे कर दिया, ठीक है। अब इस वाली डेट में भी ना हमें दो डेट देखनी पड़ती है। वो कौन कौन सी दो डेट है? पहली, डेट द पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपेंट, डेट द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द रिसिपेंट बैंक अकाउंट। मतलब एक डेट तो वो होती है जिस दिन जो रिसिपेंट ने पेमेंट कर दिया, इस बात की एंट्री उसके बुक ऑफ अकाउंट में हो गई। दूसरी डेट वो होती है कि रिसिपेंट ने पेमेंट किया और उसके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हुए। तो ये दोनों डेट को देख के इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर डेट होती है वो डिटरमाइन करती है कि डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा। देन उसके बाद जो थर्ड डेट होती है दैट इज 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मान लो सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, इनवॉइस इशू करने के 30 डेज बाद जो है ना वो ड्यू डेट आती है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब आप ये 31st डे कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में जो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है ना, जिस दिन इनवॉइस एक्चुअली इशू किया, वो वाली डेट को हटा के अगले दिन से 30 डेज को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी रीज़न की वजह से ये इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना टाइम ऑफ सप्लाई यूजिंग एनी ऑफ द 3 क्राइटेरिया, मतलब ऊपर के 3 क्राइटेरिया, 3 डेट जो हमने देखी हैं वो बिल्कुल हम ना उसे डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उस केस में एक फॉल बैक प्रोविजन है, फॉल बैक प्रोविजन या कह लो या फिर रेजिडुअल रूल कह लो। इस केस में क्या होता है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो होती है वो डेट ऑफ एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपेंट ऑफ सप्लाई, वो ड्यू डेट क्या बन जाती है? जिस दिन बुक ऑफ अकाउंट में रिसिपेंट के या फिर रिसीवर के एंट्री की गई है कि हाँ सामान रिसीव हो गया है, वही ड्यू डेट बन जाती है। और ये कब लगता है? जब ऊपर की 3 डेट हमें नहीं मिल रही होती। अब इसका ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, रितु ट्रेडर्स सप्लाई गुड्स टू मिस्टर बी ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस। ड्यू डेट, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू करा है वो 10 जनवरी को करा है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जो रिसीव हुए हैं वो 12 जनवरी को हुए हैं। पेमेंट जो मिस्टर बी की बुक में एंटर करा गया है वो 20 फरवरी है, और जो पेमेंट डेबिट हुआ है मिस्टर बी के बैंक अकाउंट से वो 21 फरवरी है। सबसे पहले हमारी डेट कौन सी होती है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हुए, तो वो डेट कौन सी है? 12 जैन, ठीक है। दूसरी डेट हमारी कौन सी होगी? डेट ऑफ पेमेंट, अब डेट ऑफ पेमेंट निकालने के लिए हमें इन दोनों डेट में से जो पहली डेट है, जो जल्दी वाली डेट है, पहली डेट है, उसको देखना होगा। तो ये 21 है, ये 20 है, तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी हमारी? 20 फरवरी, ठीक है। अब बस हमें तीसरी डेट निकालनी है। तो तीसरी डेट कैसे निकलेगी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जो इनवॉइस इशू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू करा है? 10 जनवरी को, और हमें क्या करना है कि इसके अंदर 30 दिन ऐड करके 31st डे देखना है। तो आप जब इसमें 30 दिन ऐड करोगे, और ध्यान रखना कि 10 जनवरी काउंट नहीं होगा, 11 जनवरी से आपको काउंट करना है, क्योंकि जिस दिन इनवॉइस इशू करा है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 10 फरवरी, ठीक है। अब इन तीनों डेट में से जो भी डेट अर्लियर वाली है उसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहली जो अर्लियर डेट है दैट इज़ 12 जनवरी। तो 12 जनवरी जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा, दैट इज़ द ड्यू डेट, दैट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? 12 जनवरी। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जो रिसीव हुए वो 10 अगस्त को हुए। इनवॉइस इशू हुआ 28 जून को इनवॉइस इशू हुआ। अब इसमें जब हम 31 डेज ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 जुलाई। और डेट ऑफ पेमेंट की डेट क्या है? 1 जुलाई,
ठीक है। उस केस में, ऊपर वाले केस में हमें डेट ऑफ पेमेंट डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, हमें 2 डेट दे रखी थी जिसमें से हमें डेट ऑफ पेमेंट निकालनी थी, लेकिन इस केस में हमें डेट ऑफ पेमेंट डायरेक्टली दे रखी है। अब इसमें से जो भी पहली डेट है, अर्लियर डेट है, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, तो 1 जुलाई हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। इट्स वेरी ईजी गाइस, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये बात भूल जाते हैं कि जिस दिन इनवॉइस इशू किया उसको एक्सक्लूड करके अगले दिन से काउंट होना है, और इसी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे बाउचर के केस में। देखो, फॉरवर्ड चार्ज हो गया, रिवर्स चार्ज हो गया, अब पढ़ते हैं बाउचर। बाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने की ना 2 कंडीशन है, 2 डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो क्या है कि आपको बाउचर इशू किया गया और आपको ना पता है कि क्या आप उससे खरीद सकते हो, ठीक है, वेरी डेफिनेट है। लाइक एग्जाम्पल, आपको एक वैलिड वाउचर इशू किया गया जो स्ट्रिक्टली वैलिड है ओनली फॉर 1 पेयर ऑफ नाइक एयर मैक्स शूज़, ठीक है। आपको पता है कि आप सिर्फ यही चीज़ इस वाउचर से खरीद सकते हो, तो उस केस में बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट स्पेसिफिक गुड्स कैन बी सप्लाइड, जीएसटी लाइबिलिटी जो है ना वो उसी दिन अराइज हो जाएगी जिस दिन ये वाउचर इशू किया गया, ठीक है। जीएसटी लाइबिलिटी की जो ड्यू डेट है वो उसी दिन अराइज हो जाएगी जिस दिन आप ये वाउचर आपको इशू किया गया, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन वाउचर इशू किया गया है। बट अगर सप्लाई के टाइम पे ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि उस वाउचर से क्या खरीदा जाएगा, लाइक 5,000 का गिफ्ट कार्ड मिल गया है, अब उस गिफ्ट कार्ड से कुछ भी परचेस किया जा सकता है, क्लोथ भी, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रॉनिक, तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो तब तक डिटरमाइन नहीं हो सकती जब तक जो कस्टमर है वो एक्चुअली स्टोर पे विजिट करके इसको रिडीम ना करा ले, और जिस दिन कस्टमर इसको रिडीम कराएगा उसी दिन जो टाइम ऑफ सप्लाई है वही डेट जो होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई की होगी। आई होप आपको समझ आया। देखो, 2 कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन है कि कस्टमर को, मतलब आपने जो कस्टमर को वाउचर इशू करा है वो बहुत ही डेफिनेट है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन वाउचर इशू करा। एक केस ऐसा है जिसमें वाउचर इशू करा है बट डेफिनेट नहीं है, कुछ भी आप खरीद सकते हो, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, जिस दिन एक्चुअली वाउचर को रिडीम कराया जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, ये है रेजिडुअल और फॉल बैक रूल। मतलब मान लो ऊपर के जितने मैंने तुम्हें सेक्शन पढ़ाए हैं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से लेके सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 तक कोई भी प्रोविजन नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो उस केस में तुम ये वाला सेक्शन लगाओगे। तो ये रूल क्या कहता है, इफ़ द टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द नॉर्मल रूल, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 यहाँ पे लगता है। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है, इफ़ द पीरियोडिकल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड, अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई इज द ड्यू डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जिस ड्यू डेट ऑन विच जिस दिन ये रिटर्न फाइल होना चाहिए था। अगर रिटर्न भी फाइल नहीं होता तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वो डेट जिस दिन जीएसटी को एक्चुअली पे करना था। तो ठीक है, 2 डेट यहाँ पे हमें दे दी है। एक डेट वो है जिसमें अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रहा है, तो अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल हो रहा है तो उस केस में ड्यू डेट क्या होगी, ड्यू डेट जो है ना पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने की, वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। बट अगर पीरियोडिकल रिटर्न भी फाइल नहीं हो रहा तो जिस दिन जीएसटी पे किया वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी एग्जाम्पल दे रखा है, इमेजिन टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट एन ऑडिट एंड रेड ऑन अ बिजनेस एंड डिस्कवर अ रैंडम अनअकाउंटेड पेमेंट रिसीव्ड फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये स्पेसिफिक जो ट्रांजेक्शन है, इनके ना तो कोई इन्वॉइस होंगे ना फॉर्मल रिकॉर्ड होगा, जो कब गुड्स डिलीवर हुआ, कब क्या हुआ, कुछ नहीं पता। इट डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द स्टैंडर्ड कैटेगरी टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा जो सबसेक्शन 5 वाला है ना, ये हम अप्लाई कर देंगे। उसका सिनारियो 1 क्या होता है कि अगर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अगर ये बिजनेस रजिस्टर्ड है और रेगुलरली पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करता है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा इस हिडन ट्रांजेक्शन का, ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ पीरियड इन विच द ट्रांजेक्शन वॉज डिस्कवर। बट अगर अनरजिस्टर्ड है या फिर ये कहो कि रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस केस में जिस दिन जीएसटी पे किया जाएगा वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। Now moving to the next topic, that is time of supply of service under the forward charge mechanism। अब देखो, हमने गुड्स का पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड्स के केस में मैंने आपको बताया था कि एडवांस पेमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन सर्विस के केस में जो एडवांस पेमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट तो होता नहीं सर्विसेज का, है ना, क्योंकि ये इंटेंजिबल है, ठीक है।
तो इस केस में जो एडवांस पेमेंट है सर्विसेज के लिए वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो भी उस पर भी पूरा टैक्स लगता है। तो अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिपेंड करता है कि क्या सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, और ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट अंडर सेक्शन 31 है। अब ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या होती है, देखो बाकी सारे केसेस में इट्स 30 डेज, विद इन अ 30 डेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड हो गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है, उनके केस में क्या है 45 डेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड हुई उसके 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो देखो अगर इनवॉइस इशू हो गया प्रेस्क्राइब टाइम में, तो उस केस में ये जो डेट मैं आपको बताने वाली हूँ इनमें से जो भी अर्लियर वाली डेट होगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, या फिर जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ। अब पेमेंट रिसीव हुआ इस केस में भी हमें दो डेट देखनी है, कौन सी, पहली डेट जहाँ पे पेमेंट बुक में रिकॉर्ड हुआ, पहली डेट जहाँ पे पेमेंट बुक में रिकॉर्ड हुआ, किसकी बुक में, सप्लायर की, जिसने सप्लाई करी थी सर्विस उसकी बुक में, या फिर उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दो डेट, कौन सी डेट, जिस दिन इनवॉइस एक्चुअली इशू हुआ, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और उसके अंदर से भी हमें दो डेट देखनी है, कौन सी, जिस दिन पेमेंट बुक में रिकॉर्ड हुआ सप्लायर के, या फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ सप्लायर के। ठीक है, लेकिन मान लो अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, इफ द सप्लायर फेल टू इशू द इनवॉइस विद इन अ 30 डे और 45 डे, तो उस केस में जो इनवॉइस डेट थी उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, और हम ये दो डेट देखते हैं, कौन सी, डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, जिस दिन सर्विस एक्चुअली कंप्लीट हुई, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और फिर से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पे हमें दो डेट देखनी है, कौन सी, जिस दिन बुक में पेमेंट लिखा गया, ठीक है, बुक में पेमेंट की एंट्री हुई, या फिर क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में। ओके, आई होप इतना तुम्हें क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेशल ऑप्शन फॉर एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, मैंने क्या कहा, एडवांस पेमेंट पे टैक्स लगता है, ठीक है, हाँ लगता है, लेकिन अगर आपको 1000 रुपये तक रिसीव हो रहे हैं तो उस केस में सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि वो इस एक्स्ट्रा पेमेंट पे इमीडिएटली टैक्स दे दे ऑन एन एडवांस बेसिस, या फिर वो चूज़ करे कि इसको एट अ टाइम ऑफ सप्लाई जब आएगा, एट अ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ दिस एक्सेस पेमेंट, उसी डेट पे इवेंचुअली जब इनवॉइस इशू हो तब इसका पेमेंट करे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यू बुक अ कन्वेंशन हॉल फॉर अ फंक्शन, एक फंक्शन के लिए आपने एक हॉल पूरा बुक कर दिया, 6 मई को एडवांस पेमेंट दिया गया 3000 का। अब ध्यान रखना मैंने ऊपर जो प्रोविजन समझाई थी वो अप टू 1000 पेमेंट की थी, ये 3000 है, मतलब ये एडवांस पेमेंट कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली प्रोविजन इस पर नहीं लगेगी। तो 6 मई को एडवांस पेमेंट दे दिया गया, 15 सितंबर को फंक्शन हो गया, ठीक है, इट्स अ डेट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस, कंप्लीटिंग अ सर्विस। 27 अक्टूबर को हॉल ऑनर ने इनवॉइस इशू कर दिया 15000 का, और 3 नवंबर को तुमने बाकी के बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करा। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये जो 3000 का एडवांस पेमेंट था ना, इसके लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट इज पेमेंट जिस दिन रिसीव हुआ, किस दिन रिसीव हुआ, 6 मई को। 3000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा 6 मई। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि अगर 1000 से ज़्यादा का पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है तो जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और बाकी के 12000 के लिए हम ऊपर वाले रूल लगाएंगे कि क्या इनवॉइस जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो गया है, तो इनवॉइस जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर इशू नहीं हुआ है, तो इस केस में हमें दो डेट देखनी है, कौन सी, जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई तो वो है 15 सितंबर, और जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ तो वो है 3 नवंबर। इन दोनों में से जो भी पहली होगी वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो 15 सितंबर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देखो सर्विस के केस में ऐसे अलग अलग भी हमें देखना पड़ता है कि कुछ पेमेंट की टाइम ऑफ सप्लाई अलग होती है, कुछ की अलग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कंप्लीट एन ऑडिट, मतलब सर्विस प्रोवाइड करी 10 जुलाई को, क्लाइंट ने पेमेंट करा 14 जुलाई को, और सीए ने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया वो 15 जुलाई को। तो देखो इस केस में जो इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर अंदर इशू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस केस में हम दो डेट लेंगे, डेट ऑफ इशू इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, इसमें से जो भी पहली होगी दैट विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ मूविंग टू डिटरमाइनिंग अ ड्यू डेट इन केस ऑफ सर्विसेज, जैसे हमने रूल 31 की हेल्प से इन गुड्स के केस में ड्यू डेट डिटरमाइन करी थी, वैसे ही सर्विसेज के भी कुछ स्पेशल केस होते हैं। तो देखो जनरल रूल तो ये है कि 30 दिन और 45 दिन, ठीक है, फॉर अ बैंकिंग, बट इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन होती है, जैसे मान लो कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है सर्विसेज की, तो इस केस में अगर पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी फिक्स करी गई है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो इनवॉइस है
वो इशू होना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। लेकिन अगर पेमेंट की ड्यू डेट फिक्स नहीं करी गई है तो उस केस में इनवॉइस इशू ना होना चाहिए बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लायर रिसीव द पेमेंट, मतलब जिस टाइम पे सप्लायर ने पेमेंट रिसीव किया उसी टाइम पे या उससे पहले वाली कोई डेट। और अगर पेमेंट किसी माइलस्टोन से लिंक है, मान लो मैं आपको ट्यूशन दे रही हूँ और मैंने आपको बोला कि जब मैं आपका 30% सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी तो तब आप मुझे आधे पैसे दे देना, ठीक है। या फिर ये कहो कि जब मैं 30% करा दूंगी तो आप टोटल पेमेंट का 30% मेरे को दे देना। तो इसमें मैंने क्या किया कि पेमेंट को एक माइलस्टोन से लिंक कर दिया। तो उस केस में इनवॉइस इशू होना चाहिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन, मतलब जिस दिन वो माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, जिस दिन मैंने आपका 30% सिलेबस कंप्लीट करा दिया उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस इज सिजेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब मान लो किसी वजह से सर्विस प्रोवाइड करी जा रही थी बट कंप्लीट होने से पहले ही कैंसिल करनी पड़ी या रोकनी पड़ी। तो इस केस में जिस दिन सर्विस रोकी गई उसी दिन उसी टाइम पे इनवॉइस इशू होना चाहिए और इस इनवॉइस के अंदर कितना अमाउंट कवर होगा, जितनी सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो देखो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, सप्लायर के इर्द गिर्द ही सारी डेट घूमती हैं, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसीवर है उसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमेंगी। रिसीवर पे ध्यान देना आप, सप्लायर पे नहीं, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, मतलब डेट ऑफ पेमेंट एक हमें ना दो डेट देखनी है, दो डेट। पहली डेट क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट को भी डिटरमाइन करने के लिए हमें ये दो डेट देखनी पड़ेगी, जिस दिन रिसीवर की बुक में डेट एंट्री हुई या फिर जिस दिन रिसीवर के अकाउंट में से पैसे कटे। और दूसरी डेट क्या है, 61 डे फ्रॉम द इनवॉइस, मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू किया उसके अगले 60 दिन वाली जो डेट है दैट इज द डेट, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, अगर सेल्फ इनवॉइसिंग है, मतलब अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसीवर तो रजिस्टर्ड होगा, तो इस केस में रिसीवर को सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जिस दिन सेल्फ इनवॉइस इशू हुआ उसके 61 डे वाली जो डेट होगी वो ली जाएगी फॉर द कैलकुलेशन। अब इसके लिए ना कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉर अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन इफ द इंपोर्ट सर्विस फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब अगर आपने किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस ली है, ठीक है, जो इंपोर्ट करी है, क्योंकि वो तो बाहर रहता है, तो उस केस में गवर्नमेंट फॉरेन एंटिटी को तो ट्रैक नहीं कर सकती, उसकी बुक को तो ट्रैक नहीं कर सकती, तो 61 डे रूल डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे 61 डे वाला रूल अप्लाई नहीं होता। अगर सर्विस इंपोर्ट करी गई है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए हमें ये दो डेट देखनी पड़ती है, जिस दिन पेमेंट हुआ या जिस दिन एंट्री की गई सर्विस की इन अ बुक ऑफ अकाउंट ऑफ रिसीवर, ठीक है। तो बस ये दो डेट हमें देखनी पड़ती है, 61 वाली डेट हमें नहीं देखनी पड़ती अगर हमने सर्विस इंपोर्ट करी है तो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो केस है ना, इसके रूल बिल्कुल सेम ही है जो मैंने गुड्स के केसेस में पढ़ाया था। गुड्स के केसेस में जो पढ़ाया था ना वही सेम है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे वो सर्विस की बात करता है, ये गुड्स की बात करता है, रूल्स बिल्कुल सेम है। तो मैं इसे दोबारा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही। इसके अलावा ये जो फॉल बैक वाला सेक्शन है ना, ये भी सेम ही है जो गुड्स के केसेस में पढ़ाया था। ये वाला सेक्शन और 12 सबसेक्शन 5 वाला सेक्शन दोनों सेम ही है, तो आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले वहाँ पर पढ़ लिया है तो इट्स सेम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पेमेंट इज मेड बिफोर द 61 डे, डेट ऑफ इनवॉइस जो है, डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया है वो जून 29 को किया है, ठीक है। पेमेंट जो की गई है बाय द रिसिपेंट, रिसिपेंट ने जो पेमेंट करी है वो अगस्त 10 को करी है। तो हमें देखो दो डेट देखनी है, एक तो जिस दिन पेमेंट करा गया और दूसरी क्या है, जिस दिन इनवॉइस इशू किया था उससे 61 डेज बाद, ठीक है। तो उसमें अगर हम 61 डेज ऐड करेंगे तो हमारी जो डेट निकल कर आएगी वो आएगी 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त हमारी डेट आएगी। अब 10 अगस्त और 29 अगस्त में से जो भी अर्लियर होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, तो दैट इज 10 अगस्त। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे जो इनवॉइस इशू किया गया बाय द सप्लायर इज June 1, डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपेंट इन 10 अगस्त। अब हमें दो डेट देखनी है, एक तो डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, और दूसरी क्या है, सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू किया उसमें हम 61 डेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डेट आएगी दैट इज 10 अगस्त एंड 1 अगस्त। इसमें जो भी अर्लियर होगी दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, सो इट्स विल बी द 1 अगस्त, ओके। नाउ मूविंग टू द सेक्शन 14। देखो सेक्शन 14 से क्वेश्चन बार बार आए हैं, रिपीटेटिवली आए हैं, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंटली समझ लेना। पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ जाता है
सेक्शन 14 से। और पता है ये सेक्शन इतना सिंपल है ना, इतना ज़्यादा कि तुम कहोगे अरे मैडम बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना बस आपको एक टेबल समझनी है। अब इस टेबल को समझने पहले से थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जनरली क्या होता है कि हमने अभी तक जितने सारे सेक्शन पढ़े सब कुछ पढ़ा, लेकिन मान लो कि अगर टैक्स रेट चेंज हो गया, ठीक है, हमने सप्लाई पहले करी थी, सप्लाई बाद में करी थी, बट टैक्स रेट चेंज हो गया, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारी 3 क्रिटिकल डेट होती है, जिस दिन सप्लाई हुई, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, या जिस दिन पेमेंट हुआ। ठीक है, और इसके ना पूरे ऐसे रूल हैं जो मैंने इस टेबल में लिखे हुए हैं। मान लो जो गुड्स की सप्लाई हुई वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले हुई। कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि दिखे ढंग से। तो देखो डेट ऑफ सप्लाई जो है, जो गुड्स की या सर्विस की सप्लाई हुई, ठीक है, वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले हुई। इनवॉइस कब इशू हुआ? टैक्स रेट चेंज होने के बाद। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? टैक्स रेट चेंज होने के बाद। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर वन है वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? न्यू वाला। ठीक है, अब दूसरा केस कि टाइम ऑफ सप्लाई डेट जो है सर्विस या गुड्स को सप्लाई करने की, वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही है। लेकिन डेट ऑफ इनवॉइस जो है, इनवॉइस जो इशू करा गया है वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले करा है, लेकिन पेमेंट जो करी गई है वो टैक्स रेट चेंज होने के बाद करी गई है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी होगी? ये बिफोर द दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस। देखो क्योंकि ये बिफोर यहाँ पे प्राइमरी है, तो यहाँ पे भी जो बिफोर वाली चीज़ होगी ना वही प्राइमरी होगी, और यहाँ टैक्स रेट लगेगा ओल्ड वाला। सिमिलरली सेम ही सिचुएशन चल रही है कि हमने सर्विस जो है वो टैक्स रेट, गुड्स या सर्विसेज जो है वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई करती है। अब इस केस में क्या है कि जो इनवॉइस इशू करा वो तो बाद में करा, लेकिन जो पेमेंट थी वो पहले कर दी। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? डेट ऑफ पेमेंट। बिफोर है तो बिफोर का ही प्राइमरी चलेगा, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? ओल्ड वाला। अब सिचुएशन आ जाती है कि हमने जो सप्लाई करी है गुड्स या सर्विसेज की, सर्विस जो प्रोवाइड करी है या गुड्स जो सप्लाई करे हैं वो टैक्स रेट चेंज होने के बाद करे हैं। तो इस केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू हुआ? बिफोर द चेंज। पेमेंट कब हुआ? बिफोर द चेंज। तो इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर वन होगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और टैक्स रेट जो लगेगा वो ओल्ड वाले लगेगा। अब यहाँ पे दूसरा सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे जो इनवॉइस इशू हुआ वो बिफोर द चेंज हुआ, बट जो पेमेंट हुआ वो आफ्टर द चेंज हुआ। आफ्टर की सुप्रीमेसी है तो आफ्टर वाला ही आएगा, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ पेमेंट, और न्यू रेट लगेगा। सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पे इनवॉइस जो इशू हुआ है वो चेंज के बाद हुआ है, बट जो पेमेंट हुई है वो चेंज से पहले हुई है। तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट इज द डेट ऑफ इनवॉइस। आफ्टर की सुप्रीमेसी चल रही है, एंड द न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल। इस तरीके से ये पूरी टेबल है। अगर टेबल से समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने ये पूरा चार्ट बना के दिखाया है, आप बड़े आराम से देख सकते हो। ठीक है, देखो ये ना याद करना मुश्किल नहीं है। अगर तुम इसको एक बार वीडियो देख लेना, तुमने ये जो छोटा सा पार्ट है जहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाई है, इसको एक बार और देखो, और तुम्हें ना बड़े आसानी से समझ आ जाए कि अरे इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इट्स वेरी इजी टू लर्न। बट इससे क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो इसको छोड़ के मत जाना ये सोच के कि अरे छोड़ देते हैं, नहीं, छोड़ना नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखो। सो लेट अज्यूम जीएसटी रेट फॉर स्पेसिफिक सर्विस चार्ज ओल्ड वाला 12% था, चेंज होकर 18% आ गया। सितंबर 8 को जो है वो चेंज हुआ है। अब इस केस में क्या हुआ है कि इनवॉइस इशू हुआ है 5 सितंबर को, मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद, और सर्विस की पेमेंट भी हुई है 10 सितंबर को, टैक्स रेट चेंज होने के बाद। अब क्योंकि दोनों ही बाद में हुए हैं तो हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों में से जो भी अर्लियर वन होगा, ठीक है, उसको हम ले लेंगे। तो पहला कौन सा है? 5 सितंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगी 5 सितंबर, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? न्यू वाला। अब दूसरा केस है कि जो इनवॉइस इशू हुआ है वो 28 अगस्त को है, मतलब टैक्स रेट चेंज होने से पहले, लेकिन जो पेमेंट हुई है वो 10 सितंबर को हुई है। तो इस केस में हम 28 अगस्त ले लेंगे डेट, ठीक है, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? ओल्ड वाला। अब दूसरे वाले में क्या हुआ है, तीसरा पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो पेमेंट रिसीव हुई है वो 30 अगस्त को हुई है, बट इनवॉइस 5 सितंबर को है। तो हम ये वाली डेट ले लेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा? अगस्त 30, और टैक्स रेट कौन सा लगेगा? ओल्ड वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में क्या हुआ है, हाँ, सेक्शन बी में ये हुआ है
कि सप्लाई जो थी वो सितंबर 5 को कर दी गई थी, हमने जो सप्लाई करी थी वो सितंबर 5 को करी। इसका मतलब क्या है कि टैक्स रेट चेंज होने के बाद हमने सप्लाई करी है गुड्स या सर्विसेज की। अब इसमें पहला केस क्या है कि जो इनवॉइस इशू हुआ है वो 20 अगस्त को हुआ है और पेमेंट जो रिसीव हुआ है वो 25 अगस्त को हुआ है, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो बिफोर द चेंज हुए हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है दैट इज 20 अगस्त, और जो टैक्स रेट लगेगा वो ओल्ड वाला लगेगा। सो इसका नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे जो इनवॉइस इशू हुआ है वो 28 अगस्त को हुआ है, ठीक है, मतलब टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बिफोर वाला, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट रिसीव हुई है वो 10 सितंबर को हुई है, तो इस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 10 सितंबर, और न्यू रेट हमारा लगेगा। नेक्स्ट केस देखो, जो एडवांस पेमेंट रिसीव हुई वो अगस्त में हुई, बट जो इनवॉइस इशू हुआ वो सितंबर 8 को हुआ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर वाला केस चल रहा है तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई 8 सितंबर हो जाएगा और न्यू टैक्स रेट हमारा अप्लाई होगा। तो इसी के साथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिनसे मैं आपको वीडियो में पढ़ा रही थी, तो आप इन्हें बहुत ही मिनिमम रेट पे बाय कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा और वहीं से आप नोट्स को परचेस कर सकते हो। सो थैंक यू।